हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं क्लास पार्ट 2 यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की क्लासेज हैं और इसमें इकाई 1 का जो थ्योरेटिकल सिस्टम से पढ़ाया जाएगा कंटेंट आपको उसके अनुसार पार्ट 2 क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हमने कल लौकिक संस्कृत तक पहले पढ़ लिया था, तो चलिए हम क्लास आगे शुरू करते हैं। कहाँ से करना है? वैदिक संस्कृत पूरा पढ़ लिया था और अभी शुरू करने जा रहे हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत ये देखिए यहाँ से आज की क्लास जो कि आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी की कंटेंट क्लास हैं, जो कि एक क्लास पहले हो चुकी है जो कल ही मैंने यूट्यूब पर डाली है। आप देख सकते हैं पार्ट 1 क्लासेज हिंदी भाषा और उसका विकास। आज पार्ट 2 क्लास है जो कि उसी के आगे का पार्ट इसमें डाला हुआ है और महत्वपूर्ण कंटेंट को देखते हुए हमने यूजीसी का जो पैटर्न बदलता हुआ चेहरा उसके अनुसार आज क्लास लेकर आए हैं। कल थोड़ा फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा सा दिक्कत थी, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज फ़ॉन्ट चेंज किया है। आशा करती हूँ कि आज आपको अच्छा क्लास का इंटरेक्शन अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। पीछे पढ़ा था हमने वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ, और उस क्लास में बहुत सारी चीज़ों को है। आर्य भाषाएं और आर्य भाषाओं भारतीय बहुरूपीय परिवार में कौन कौन सी भाषा है, ये शाखाएं बताई। सतुम के तुम उन भाषाओं का बारे में बताई, उनमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, कहाँ से शुरू हुई भाषा। ये पीछे की क्लास में है, आप उस क्लास को जाकर ज़रूर देखिएगा। और आज की क्लास शुरू करते हैं लौकिक संस्कृत। आज की क्लास शुरू करते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का विस्तार कहाँ तक है और किस किस प्रकार की इनमें रचना हुई और कहाँ से शुरू हुई। चलिए लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की परिभाषा को हम देखेंगे। लौकिक संस्कृत इसमें है वैदिक संस्कृत का स्वरूप अधिकांशतः बाहर से बनकर आया था। वैदिक संस्कृत का स्वरूप कहाँ से? बाहर से बनकर आया था, परंतु लौकिक संस्कृत का स्वरूप भारत में बना, जहाँ न केवल परिवेश एवं जलवायु भिन्न थे अपितु आर्यों का अनेक संस्कृतियों के साथ संपर्क भी हुआ। वैदिक संस्कृत तो बाहर से बनकर आया था, उसमें तो रचनाएं संगीतात्मक थी, जो कि एक लय में गाई जाती थी, मंत्रों का उच्चारण होता था ब्राह्मणों पंडितों द्वारा। उन भाषा का जो रामायण और पाणिनि अष्टाध्यायी उसमें उसकी रचना का बताया गया है कि उसमें वैदिक संस्कृत की रचनाएं होती थी, उसमें उस प्रकार की रचनाएं थी। वो बाहर से बनकर आया था, जो कि संस्कृत के महान कवियों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा वह रचनाएं रची गई, जो कि एक लय में गाई जाती थी। वैदिक संस्कृत की जो विशेषता यही है कि हम जान सकते हैं कि जो सुर, एक संस्कृत का सुर था, उसके अंदर उस भाषाओं का रूप देखने को मिलता है। और लौकिक संस्कृत बोल रहे हैं, लौकिक संस्कृत भारत में बना, जहाँ केवल परिवेश और जलवायु भिन्न थे अपितु आर्यों के अनेक संस्कृतियों के साथ भी संपर्क हुआ। आर्यों के साथ इनका अनेक संस्कृतियों के साथ संपर्क हुआ। किसके साथ है? आर्यों के साथ है। अब लौकिक संस्कृत की बोली दक्षिण बोली है। लौकिक संस्कृत की बोली क्या है? दक्षिण की बोली है। इसमें रचनाएं कौन कौन सी हुई, रचनाओं को हम देख सकते हैं। रचनाएं कौन कौन सी हुई तो आज देखें रचना कौन सी है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, जो कि लौकिक संस्कृत भाषा में है। और महाभारत वेद व्यास की रचना
रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान संकुतलम ये कालिदास द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं। ये कालिदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं जो कि लौकिक संस्कृत में रची गई हैं। प्रतिमा, अभिषेक जो कि भास, मृच्छकटिंगम, शूद्रक, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा, हर्ष चरित्र बाण भट्ट जी के द्वारा, अमरूक सतर अमरुक के द्वारा, आर्य सप्तशती गोवर्धन के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। ये महत्वपूर्ण रचना हम देख सकते हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं देख सकते हैं जो कि लौकिक संस्कृत में रची गई। किस में रची गई? लौकिक संस्कृत में रची गई। लौकिक संस्कृत रची गई। ठीक है, चलिए आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। जिसमें ये महत्वपूर्ण रचनाएं हुई उनको तो हमने पढ़ ही लिया है, और इसमें देखें लौकिक संस्कृत का विस्तार पता चल गया है। और अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं। लौकिक संस्कृत के छंदों को क्या कहा जाता है? श्लोक कहा जाता है। श्लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्लोक। लौकिक संस्कृत के छंदों को श्लोक कहा जाता है। ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल पैटर्न देखते हुए यूजीसी नेट का उसमें से बदलाव काफ़ी हुआ है। 2019 के बाद बदलते पैटर्न के आधार पर ये हमें पढ़ना पड़ेगा, और टेक्स्ट बुक्स से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। टेक्स्ट ही पढ़कर हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, मूल टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे का पॉइंट देखें। लौकिक संस्कृत को प्राय संस्कृत ही कहा जाता है। लौकिक संस्कृत को क्या कहा जाता है? प्राय संस्कृत ही कहा जाता है। संस्कृत का ही रूप है जिसमें रामायण, महाभारत और कालिदास की रचनाएं, भास की रचनाएं, शूद्रक की रचनाएं, विशाखा दत्त और भवभूति, बाण भट्ट, अमरूक, अन्य कवियों की रचनाएं हमें लौकिक संस्कृत में देखने को मिलती है। इन रचनाओं का क्रम भी लगाने को आ जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, इनमें क्रम भी लगाना आ जाता है, तो आप इन्हें रचनाओं को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। इनका बार बार रिवीजन से याद हो जाएगा। ये रचनाएं करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखें कहाँ तक पढ़ा हमने। हाँ, लौकिक संस्कृत को प्राय संस्कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत कहा जाता है। एक बार क्लास में आप आओ, क्लास में अच्छे से बैठो, और क्लास में इतना मतलब अच्छी प्रकार से कंटेंट है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई, और इस क्लास से जुड़कर आप वो पूरा कर पाए जो अपने सपने के करीब होता है, जो अपना सपना पाना चाहता है। इस क्लास से जुड़कर हम कंटेंट इतना अच्छा करा रहे हैं, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। जो पढ़ाया जाएगा सटीक स्पष्ट पढ़ाया जाएगा, और आपके लिए जो कि एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। तो पॉइंट नंबर 3 देखें। इसका सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य रामायण 500 ईसा पूर्व है, कि इनका इस भाषा में रचित है। आदि काव्य रामायण है जो कि इस भाषा में रचित है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ें। नोट्स के अंदर लिख कर रख लें। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे का पॉइंट देखें। संस्कृत साहित्य आर्य जाति का प्राण है। किसका? आर्य जाति का प्राण है। आर्यों ने संस्कृत भाषा का जन्म हुआ आर्यों से, क्योंकि इसी में प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि रचनाएं इस साहित्य में देखने को मिलती है। और लौकिक संस्कृत में क्या 48 ध्वनियाँ मानी गई है। कितनी मानी गई है? 48 ध्वनियाँ मानी गई है। 48 ध्वनियाँ मानी गई हैं। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ मानी गई है। ये
1 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें ABCD इनमें से सत्य असत्य कथन बताइए कौन सा है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि परीक्षा पैटर्न पीछे से देखें PYQ में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी देखें मध्यकालीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन में कौन कौन सी आर्य भाषाएं हैं। तो ये इसका जो शुरुआत कहाँ से हुई, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कहाँ से हुई, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कहाँ से हुई, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये शुरुआत हुई। और यहाँ इतना दौर इसका चला, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इनका दौर चला। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के 3 विभाग हैं। कौन कौन से विभाग हैं, 3 विभाग हैं। नंबर 1 प्राचीन या प्रथम प्राकृत या पाली, इसको प्राचीन भाषा भी कहा जाता है, प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, पाली भी कहा जाता है। इसका जो समय रहा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी माना गया है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी माना गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये रचना पूछ ली जाती है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। प्रथम प्राकृत किसको कहा गया है, तो पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया है। मध्यकालीन या द्वितीयक प्राकृत को प्राकृत कहा गया है। मध्यकालीन या द्वितीयक प्राकृत या प्राकृत, इसके 3 नामों से जाना जाता है। इसी को भी 3 नामों से जाना जाता है। ये 1 ईस्वी इसका समय से 500 ईस्वी माना गया है। ठीक है, 500 ईस्वी माना गया है। इसी प्रकार हम तीसरा देखें पॉइंट, परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश। तो इसमें पाली प्राकृत अपभ्रंश अपभ्रंश, ठीक है। ये इस भाषाओं का समय बताया गया है, इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो इसका जो प्रकालीन प्राकृत अपभ्रंश है उसका समय माना गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, जो कि अब तक माना गया है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखें। अब शुरुआत करते हैं प्राचीन या प्रथम प्राकृत या पाली, इसका पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। कंटेंट 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक प्रथम प्राकृत मानी गई है, इसको हम जानेंगे। पाली का जो कि प्रथम प्राकृत कहा गया है, पाली को ही प्रथम प्राकृत कहा गया है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी पाली के अंदर क्या क्या हुआ, कहाँ से किस प्रकार से क्या रचनाएं हुई, ये देखेंगे। पाली का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। पाली में त्रिपिटक, बौद्ध धर्म सिद्धांत, ये इसमें थे। पाली में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 प्रकार की रचनाओं के नाम इसमें लिए जा सकते हैं। सुत्त पिटक में क्या चीज़ें दी गई हैं, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध जी के शिक्षा के उपदेश हैं। गौतम बुद्ध के शिक्षा के उपदेश इसमें दिए गए हैं, शिक्षा के उपदेश इसमें हैं। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के अनुशासन नियम है, और अभिधम्म पिटक के बौद्ध धर्म या दर्शन है। ठीक है, इस प्रकार सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये इम्पोर्टेंट है, इसमें रचना में पूछा जाता है, इनका कई बार पूछ लिया जाता है। ज़्यादा तो नहीं है पर नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी शिलालेख प्राकृत इसमें क्या पूछा गया है, अनुपिटक में सिद्धांतेतर साहित्य, इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें किस प्रकार की रचना हुई। शिलालेखियों में बुद्ध घोष, टीकाकार, अटकथा और उत्तरकालीन काव्य ग्रंथ में दीपवंश और महावंश, इस प्रकार की रचनाओं को देखा जा सकता है। चलिए आगे देखें। गौतम बुद्ध की शिक्षा
शिक्षाएं व उपदेश देखते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ क्या उपदेश देते हैं, शिक्षा कौन सी दी है, ये इसके ऊपर बताया गया है। ठीक है। धम्मपद थेर गाथा में, थेर गाथा रचना में भिक्षु के अच्छे कार्यों का छंद है। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। इस प्रकार इस रचनाओं को हमें देख सकते हैं जो कि आपके सामने है। चलिए, पाली को शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से है और पाली को किसके अनुसार क्या क्या नाम दिया गया, क्या है, कहाँ से शुरू हुई, इसके अनुसार हम देखेंगे पाली का विस्तार रूप। अब पाली शब्द की व्युत्पत्ति, पाली शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? पाली शब्द की व्युत्पत्ति पंक्ति, पल्ली, प्राकृत, पाल यानी रक्षा करना से मानी जाती है। पाली की जो व्युत्पत्ति है कहाँ से? पंक्ति से हुई है, पल्ली से हुई है, प्राकृत से हुई है, पाल से। इसका अर्थ है रक्षा करना। भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार पाठ, पाली, 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 इस प्रकार से ये इनके नाम देख सकते हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और धीरे ये समझ के लिए हमें पढ़ना ही होगा क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार पर्याय, पर्याय, पाली, पलियाय, पालियाय और पाली, ये इनके नाम देख सकते हैं। विधु शेखर भट्टाचार्य के अनुसार पंक्ति, पंक्ति, पत्री, पट्टी, पट्टी, पल्ली, पाली, इस प्रकार ये पाली की रचनाएं देखने को मिलती है जो कि अलग अलग नाम दिया गया। पाली के अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। तो भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार, भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार, विधु शेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली के इस प्रकार नाम का विस्तार माना जाता है। अभी पाली इस प्रकार पाली नाम बना। ठीक है। पाली की रचनाएं कात्यायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण, मोगलानकृत अभिधम्म दीपिका, अशोक के शिलालेख में पाली का विस्तार रूप से इनकी रचनाएं देखी जा सकती है। पाली की रचनाएं देखी जा सकती है। ठीक है। आगे चलते हैं। पाली को मागधी भाषा व देश भाषा भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। पाली को मागधी भाषा या देश भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। कि कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है। हीनयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय का धार्मिक साहित्य इसमें लिखा गया। महायान संप्रदाय का त्रिपिटक संस्कृत में था। ठीक है। इसमें ये हीनयान, महायान, इसमें भी पाली का रूप देखने को मिलता है। भाषा पाली का विस्तार रूप, कहाँ किस प्रकार की रचना हुई और इसमें इसका व्यापक रूप कहाँ तक में फैला है, कहाँ तक इसके क्षेत्र फैले हैं, इनको देख सकते हैं। पाली को मागधी भाषा या देश भाषा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की भाषा है। हीनयान संप्रदाय का धार्मिक साहित्य इसमें लिखा गया और महायान संप्रदाय का त्रिपिटक संस्कृत में था। अब मैक्स मुलर ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी है? मैक्स मुलर ने पाली की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी है? तो पाटलिपुत्र से। कहाँ से मानी गई है? पाटलिपुत्र से पाली शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। कौन से? पाली शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। किसने? मैक्स मुलर ने। यहाँ हम देख सकते हैं मैक्स मुलर ने पाटलिपुत्र से पाली की व्युत्पत्ति मानी है। ठीक है। आगे चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा कि पाली मूलतः मगध की भाषा है। मगध के आसपास के क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा पाली माना है और पाली को शौरसेनी प्राकृत का मूल रूप माना जाता है। और डॉक्टर तिवारी ने क्या कहा कि इस पाली में, डॉक्टर तिवारी कहते हैं पाली में जो ध्वनियाँ हैं वो 47 मानी गई है। पाली की ध्वनियाँ 47 मानी गई है। और शिलालेख प्राकृत, इसे अशोकन प्राकृत या लाट प्राकृत भी कहते हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में और अशोकतर अभिलेख इसमें हैं। ठीक है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है जिसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। और पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है। तत्सम देशज शब्द कम है।
ये इसमें पाली की विशेषताएं बताई गई है, कहाँ क्या किस प्रकार है, तो हम ये पाली का रूप देख सकते हैं। अभी पढ़ेंगे हम प्राकृत। प्राकृत का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है और प्राकृत कहाँ तक फैली हुई है, किस प्रकार प्राकृत की उत्पत्ति हुई। तो चलिए, मध्यकालीन मध्यकालीन यानी द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत, इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। ये इसमें माना गया है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी इसमें प्राकृत का समय माना गया है। ठीक है। मध्यकालीन जो कि द्वितीयक प्राकृत है और प्राकृत भाषा है। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जिसका अर्थ जन साधारण की भाषा से है। इसे साहित्यिक प्राकृत भी कही जाती है, क्योंकि साहित्यिक इसमें साहित्य भी रचा गया है। साहित्य प्राकृत के भेद क्या देख सकते हैं। वररुचि के अनुसार प्राकृत के भेद माने गए हैं। महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी, शोरसेनी, ये मुख्य रूप से इनके भेद किए हैं। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार 2 हैं माने गए हैं, जो कि मुख्य भेद आचार्य हेमचंद्र के अनुसार प्राकृत के 2 भेद माने गए हैं। आरसी, अर्धमागधी और चूलिका पेशाचिक, ये मुख्य इसके 2 भेद माने गए हैं। और भरतमुनि के अनुसार क्या माने गए हैं, तो भरतमुनि के अनुसार 7 भेद माने गए हैं। शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणत्या, बालिक, प्राच्या, अवतिंजा। ठीक है। इस प्रकार ये प्राकृत का हम अलग अलग भेदों के रूप में देख सकते हैं, और जो रचनाकारों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। अब प्राकृत भाषाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। प्राकृत का सर्वप्रथम उल्लेख प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में विचार किया। प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में विचार किया। ये जैन साहित्य की भाषा है। क्या है ये? जैन साहित्य की भाषा। वो क्या है? बौद्ध साहित्य की भाषा थी, जो कि पाली थी। अब भाषा वैज्ञानिकों ने इसके 5 भेद किए हैं। कितने? 5 भेद किए हैं भाषा वैज्ञानिकों ने, जो कि आप देख सकते हैं। शोरसेनी नंबर 1 शोरसेनी भाषा, नंबर 2 पेशाची भाषा, नंबर 3 महाराष्ट्री भाषा, नंबर 4 अर्धमागधी भाषा, नंबर 5 मागधी भाषा। मुख्य रूप से 5 भेद किए हैं। प्राकृत के भाषा वैज्ञानिकों ने 5 भेद किए हैं। प्राकृत भाषा के 5 भेद किए हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शोरसेनी भाषा का देखेंगे कहाँ तक क्या स्वरूप फैला हुआ है, किस प्रकार कहाँ से शुरुआत हुई। शोरसेनी भाषा का उद्भव और विकास देखेंगे। शोरसेनी यह मथुरा अथवा सूरसेन के आसपास की बोली है। मथुरा या सूरसेन के आसपास की बोली है। एक समय में यह उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा थी। उत्तर भारत की यह एक समय में राष्ट्रभाषा थी। दिगंबर जैन मत का साहित्य भी, सिद्धांत भी इसी में है। दिगंबर जैन साहित्य भी इसी में रचा गया। संस्कृत नाटकों में गद्य की भाषा शोरसेनी भाषा है। नाटकों में स्त्रियों का वार्तालाप शोरसेनी प्राकृत में है। शोरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ। इसमें सरलता, सरलता, श्रवण सुखदता अधिक थी, अतः यह लोकप्रिय भी हुई। निम्न अथवा मध्यम कोटि के पात्रों तथा स्त्रियों की भाषा थी। शोरसेनी क्या है? मथुरा और सूरसेन के आसपास की बोली है। सूरसेन के आसपास की मथुरा, ये सूरसेन के आसपास की बोली है। और यह देख सकते हैं, यह एक समय
में उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा थी और दिगंबर जैन मत के साहित्यिक सिद्धांत इसी में था। संस्कृत नाटकों का गद्य भी इसी में रचा गया और नाटकों में स्त्रियों का वार्तालाप भी शौरसेनी प्राकृत में था। शौरसेनी प्राकृत में था। जो वार्तालाप था शौरसेनी वह भी स्त्रियों का जो शौरसेनी भाषा में था। इसमें अलग अलग देख सकते हैं रूपों में देखने को मिली। शौरसेनी भाषा में एक रचना लिखी गई है जो कि कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा भास कवि कालिदास असव घोष के नाटकों में इनका प्रयोग देखने को मिलता है, जो कि शौरसेनी भाषा का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। ठीक है, शौरसेनी भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगला रूप देखें पैशाची भाषा। पैशाची भाषा का क्या विस्तार है और कहाँ तक ये कौन कौन से रूपों में मिली, तो इसमें देख सकते हैं पैशाची का रूप देख सकते हैं। इसका विकसित रूप लेंदा भाषा है। पैशाची का विकसित रूप लेंदा है। इसके अन्य नाम पैशाची का ग्राम्य भाषा, मातृभाषा, मृत भाषा, भूतबन, भूत भाषित, चुलिका पैशाची, भूत भाषा। इस प्रकार उत्तर पश्चिम के कश्मीर के समीप की भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी गई। इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान है। और हार्नले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शौरसेनी का विकृत रूप देख सकते हैं। राक्षस पिशाच निम्न कोटि के पात्र इनका प्रयोग करते हैं, इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें रचना रची गई व्रत कथा गुडाद्य काव्यानुशासन हेमचंद्र का, जो कि पैशाची भाषा में लिखा गया। इसे लेंदा भाषा भी कहा जाता है। ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए। और इसमें रचना हुई है वो याद कर लीजिए। ज़्यादा इसमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है। अभी महाराष्ट्री भाषा का विस्तार देखेंगे कहाँ तक है। महाराष्ट्री भाषा का विस्तार देखते हैं कहाँ तक है। महाराष्ट्री भाषा उत्तर भारत में प्रचलित संस्कृत साहित्यिक प्राकृत में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों में इसी भाषा में लिखे थे, जो कि गीत लिखे गए महाराष्ट्री भाषा में। कालिदास तथा हर्षवर्धन ने नाटकों में गीत इसी भाषा में लिखे। मराठी भाषा का विकास इसी से हुआ है। दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ माना। दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ माना। महाराष्ट्र श्याम भाषा प्राकृत बिंदु अवंती और बालिक प्राकृत महाराष्ट्री में ही अंतर्भूत है। ये इस प्रकार देख सकते हैं। अभी जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें रचनाओं को ध्यान रखना। रचनाएं अब हमारी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, इसमें रचना क्या रची गई थी। गहा सतसई राजा हाल, रावण वहो, प्रवरसेन की, वज्रलग, जयवल्लभ की, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र की मुख्य रचनाएं हेमचंद्र की अलग अलग देखने को मिल रही है। अलग अलग भाषाओं में इनका रूप देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखें अर्धमागधी का क्षेत्र कहाँ तक फैला है। अर्धमागधी यह मागधी और शौरसेन के मध्यवर्ती क्षेत्र है। प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। मागधी की प्रवृत्तियों को पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण ही इसका नाम अर्धमागधी है। जैन विद्वान इसे आरसी कहते हैं, आदि भाषा मानते हैं। जैन साहित्य के गद्य पद्य में इसका प्रयोग हुआ। इसका संबंध लोक जीवन की अपेक्षा अभिजात्य वर्ग में अधिक था। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे चेट, राजपुत्र एवं सेठों की भाषा बताया। इसी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। इसको ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। ये देख सकते हैं कि जो प्राचीन के कौशल के आसपास की भाषा है, मागधी प्रवृत्तियों की जो
पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण मागधी की प्रवृत्तियों को पर्याप्त मात्रा में रहने के कारण मागधी या शोरसेन के बीच की बोली मानी गई अर्धमागधी। और अर्धमागधी नाम इसका रचा गया। और जैन विद्वान भी इसे आरसी कहते हैं। जैन विद्वान इसे क्या कहते हैं? आरसी। आदि भाषा भी इसे मानते हैं। जैन साहित्य में गद्य पद्य इसका प्रयोग हुआ है। गद्य पद्य जैन साहित्य दोनों इसी भाषा में रचा गया। और इसका संबंध लोक जीवन की अपेक्षा अभिजात्य वर्ग में अधिक था। और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में भी इसे भाषा को सेठों की भाषा बताया है, राजपुत्रों की भाषा बताया है। और पूर्वी हिंदी का भी इसी से जन्म माना गया। क्या? पूर्वी हिंदी का भी जन्म इसी भाषा से माना गया है। पूर्वी हिंदी का जन्म भी इसी भाषा से माना गया है। इसमें कौन कौन सी रचनाएं रची गई? मुद्रा राक्षस, जो कि अशव घोष के द्वारा, प्रबोध चंद्रोदय, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी के द्वारा रचित है। ये मुख्य रचनाएं इसे काव्य में इस भाषा में रची गई। और इसमें प्राकृत में लगभग 45 ग्रंथ प्राप्त हुए। कितने? 45 ग्रंथ प्राप्त हुए। प्राकृत के लगभग 45 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं अर्धमागधी में। ठीक है, चलिए आगे देखें। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में दिए। उपदेश महावीर स्वामी ने भी अर्धमागधी में दिए। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा। अधिकतर जैन साहित्य इसी में उपलब्ध है। इसमें गद्य पद्य दोनों प्रकार का साहित्य, लेकिन इनकी भाषा में अंतर है। ठीक है, ये है, यहाँ तक हुआ जो कि अर्धमागधी भाषा का विस्तार। आगे देखें मागधी भाषा का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। और मागधी भाषा को हम देखेंगे कहाँ तक है, इतना ही देखेंगे। आगे देखते हैं, फिर आगे की क्लास कल लाएंगे। तो इतना देखें, मागधी भाषा के बारे में और पढ़